इस वीडियो में हम नीट 2026 के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आए हैं फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और उसके डिटेल्ड सोल्यूशन को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पर दिया हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि जीएमओ। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके जीन में हमने कुछ मॉडिफिकेशन करी होती है यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, जिससे कि उस ऑर्गेनिज्म को भी फायदा हो और इनडायरेक्टली हमें यानी कि ह्यूमंस को भी फायदा हो। इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ है दैट इज बीटी कॉटन, वेयर दिस बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो ए का हो जाएगा 2। तो आपका ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी होगा। सी और डी को आप कट कर देंगे। उसके बाद लिखा है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहे। हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, पीसीआर में। यहाँ पर सबसे पहले जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है और इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनको रिमूव करके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है। फिर यहाँ पर प्राइमर लगाई जाती है और उसके बाद इसका एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पीसीआर में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है। तो हमें डीएनए पॉलीमरेज जो इस पॉलीमराइजेशन को करवाएगा यानी कि एक्सटेंशन वाले स्टेप को कराएगा, उसके लिए जो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए वो ऐसा चाहिए होगा कि वो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहे। तो डीएनए ऐसा हम जो डीएनए पॉलीमरेज है उसे निकालते हैं थर्मस एक्वाटिकस नाम के ऑर्गेनिज्म से। थर्मस का लेते हैं टी और एक्वाटिकस का लेते हैं ए क्यू और इससे बनता है टैक डीएनए पॉलीमरेज। इसका नाम आपने सुना होगा, इसे हम यूज करते हैं पीसीआर में। तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का हो जाएगा थर्मस एक्वाटिकस यानी कि बी का 3। वैसे तो आपका आंसर आ गया है, लेकिन बाकी के दोनों ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड आपको पता है कि ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में पाया जाने वाला एक प्लाज्मिड है। इसकी खासियत क्या होती है? ये रहा हमारा टीआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा टीआई प्लाज्मिड। ये पूरा इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड टीडीएनए, और यहाँ पर होते हैं इसके विरुलेंस वाले को जीन्स जो इन्फेक्शन में हेल्प करते हैं और इस टीडीएनए को किसी भी प्लांट के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस के अंदर। तो सी का हो जाएगा 1। और पीबीआर 322 ये तो हमें पता ही है कि ये क्लोनिंग वेक्टर है, जिसे ये इंजीनियर्ड क्लोनिंग वेक्टर है जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी में खूब यूज करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद इसका भी एक क्वेश्चन आएगा तो हम इसे डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। तो डी का हो जाएगा 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ईच साइकिल ऑफ पीसीआर। अगर मैं आपको पीसीआर के लिए इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले ये मेरे पास है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मान लो मुझे इतना सा जो पोर्शन है इसको एम्पलीफाई करना है, यानी कि इसको बड़ा करना है। मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। एम्पलीफाई करना मतलब क्या? मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले तो इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करूंगी, जिस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो यहाँ पर हीट देंगे और हीट देते ही क्या होगा, ये जो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जिससे ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं ये खुल जाएंगे। तो जैसे ये खुल जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर प्राइमर्स लगा सकते हैं। प्राइमर लगाने वाले स्टेप को क्या बोलते हैं? एनीलिंग। तो यहाँ पर एक प्राइमर लगेगा, जैसे जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो कौन से स्टेप में होता है, मतलब कौन से सीक्वेंस में होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे, राइट। तो डीएनए पॉलीमरेज इसी सीक्वेंस में काम करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो एक प्राइमर हमारा लगेगा ऊपर वाले स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे और नीचे वाले स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे, क्योंकि 3 प्राइम पर 5 प्राइम लगेगा तभी तो वो 3 प्राइम वाले डायरेक्शन में मूव करेगा, तभी तो हमारा रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास दो स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो एक प्राइमर यहाँ लगेगा और एक प्राइमर यहाँ लगेगा। मान लो कि ऊपर वाला अब हो गया है 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम, और नीचे वाला हो गया 3 प्राइम और ये हो गया 5 प्राइम। तो इस केस में यहाँ पर लगेगा प्राइमर और यहाँ पर लगेगा प्राइमर। हमेशा याद रखना कि 3 प्राइम जो एंड होगा टेम्पलेट का उसके पास ही आकर के ये प्राइमर लगेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 प्राइम 5 प्राइम, फिर ये इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा और ये इस डायरेक्शन में, तो हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में प्रोसेसिंग। तो ये हो गया स्टेप। उसके बाद जब इसमें एनीलिंग हो जाएगी प्राइमर्स की,
अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज का काम। पॉलीमरेज का क्या काम होता है? पॉलीमराइजेशन कराना। पॉलीमराइजेशन का मतलब हो गया न्यू जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसको ऐड करके इस डीएनए के जो प्राइमर हमने लगाए थे इसको एक्सटेंड करके पूरा नया टेम्पलेट तैयार कर देगा। तो यहाँ पर हम देते हैं डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि जो टैग पॉलीमरेज जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, जो थर्मोस्टेबल होता है यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है, ये यूज करेंगे। और साथ में जो न्यूक्लियोटाइड्स हमें लगाने हैं, जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि ऐसे वाले जिसके सेकंड वाले यहाँ से OH में से O हमने निकाल दिया है, तो यहाँ पर लगेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स और टैग डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पर ये करवा देगा एक्सटेंशन। तो हमने देख लिया कि इसका करेक्ट जो सीक्वेंस है क्या होता है। अब देखिए कहाँ गया लास्ट वाला। देखिए अब सबसे पहला दिया हुआ है एक्सटेंशन एनीलिंग डीनेचुरेशन, ये तो पूरा उल्टा दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा। सबसे उसके बाद एनीलिंग नहीं होगी, पहले सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन एक्सटेंशन एनीलिंग नहीं, सबसे पहले डीनेचुरेशन फिर एनीलिंग और उसके बाद एक्सटेंशन। तो लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, यानी कि गलत वाले आपको बताने हैं। किसके बारे में? रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? सबसे पहली बात, ये मॉलिक्यूलर सिजर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, उनको कट करने में हेल्प करते हैं। तो जो भी चीज कट करने में हेल्प करती है उसे क्या बोलेंगे? सिजर्स। तो ये होते हैं मॉलिक्यूलर सिजर। मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर काम कर रही है। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इसलिए आप इसको भी काट दीजिए और इसको भी काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको गलत पूछा है तो ए तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट लिखा है दीज आर द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई। बहुत सही है, क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये हमें बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं, जो उनको किसी दूसरे वायरस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, उनके डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हम पहले कट कर चुके थे, बाकी में तो बी है भी नहीं। नेक्स्ट है दे कट दी डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स। उसके बाद लिखा है दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। देखो यहाँ पर बात करी गई है एंडोन्यूक्लियस की, ध्यान दो। यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? हमें पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एंडो मतलब क्या? जो अंदर की तरफ कट करे, और एक्सो मतलब जो बाहर से कट करे। तो सपोज सबसे पहले मैं बताती हूँ एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर की तरफ से कट करता है, तो ये क्या करेगा? सपोज इस एक्सोन्यूक्लियस का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले डायरेक्शन में कट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 5 प्राइम लिखूं और यहाँ पर 3 प्राइम लिखूं, एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से कट करेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो अब देखो एक्सोन्यूक्लियस यहाँ से चलाएगा अपना चाकू और यहाँ से कट करते हुए जाएगा एक एक को, ठीक है। और अगर मैं एंडोन्यूक्लियस की बात करूं और मान लेते हैं कि इस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका जो कटिंग साइट है वो कहीं यहाँ पर है, तो क्योंकि ये बीच में कट करेगा तो यहाँ से ये CCGGA ये गायब हो जाएंगे। तो ये होता है एंडोन्यूक्लियस का काम और ये होता है एक्सोन्यूक्लियस का काम। मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और मॉलिक्यूलर ग्लू जो चिपकाने का काम करेगा, दैट इज लाइगेज। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमने सीक्वेंस गायब किया है वो पता कहाँ से चलेगा? देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं यानी कि ये वाले, दे रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। ये जो भी सीक्वेंस को पहचानते हैं उसे क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात उसे बोलते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसे ये पहचानते हैं। और ये मोस्टली पैलिंड्रोमिक होता है। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या हो गया? जैसे आपको पता है मलयालम, ठीक है, इसे आप इस डायरेक्शन से रीड करो या इस डायरेक्शन से रीड करो, सेम ही स्पेलिंग आने वाली है। तो जो एंडोन्यूक्लियस का जो कटिंग साइट होता है उसका जो सीक्वेंस होता है वो भी पैलिंड्रोमिक ही होता है। ओके, तो ये उसी पर्टिकुलर जगह पर कट करेगा। अब आते हैं हमारे स्टेटमेंट्स में, ये करेक्ट था, ये करेक्ट था, इसका मैंने कुछ बताया था, दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट्स, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम द एंड्स। एंड से रिमूव करने का काम तो एक्सोन्यूक्लियस का होता है, यहाँ पर एंडो है, एंडो यानी कि अंदर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो या तो डी एंड डी होगा या फिर सी एंड डी होगा। अब देखो दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंसेस, अरे ये गलत हो गया क्या? सेंटर पे, हाँ ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं करता है। जैसे मान लो मेरे पास है GAATTC, तो ये यहाँ पर भी कट कर सकता है, ये यहाँ पर भी कट कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेंटर पर ही कट करेगा। लेकिन ये रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंसेस। ई करेक्ट होगा, डी गलत हो जाएगा, ठीक है। डी तो गलत है ही, ई भी गलत है, और सी क्या हो जाएगा? देखो ए करेक्ट है, बी
भी करेक्ट है। सी है हमारा गलत, क्योंकि ये सिर्फ ये पर्टिकुलर सेंटर दे दिया और ओनली दे दिया, तो ये स्टेटमेंट सुनने से ही गलत लग रहा है। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स, नहीं। दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंसेस, ये करेक्ट है। यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा है तो आप बोल देंगे सी एंड डी ओनली, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो हमें पता है कि जो कटिंग ऑफ डीएनए है वो मॉलिक्यूलर सिजर से होती है, ये बात करेक्ट है, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। द डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड एगरोस जेल अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि जब भी हम एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो उसमें जो डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट होते हैं वो अपने साइज की बेसिस पर होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज के बेसिस पे तो करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइज के बेसिस पे करते हैं, ये बात भी करेक्ट है। नेक्स्ट है द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स व्हेन स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, नो, उसे हमेशा हम यूवी लाइट में देख सकते हैं। और लिखा है द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग, अगर आप स्टेनिंग करोगे ही नहीं, अगर आप उसे देखने के लिए कुछ स्टेन यानी कि कुछ कलर ऐड करोगे ही नहीं, तो उसे आप यूवी में रख लो, विजिबल पे रख लो, कहीं पर भी नहीं देख पाओगे। चलो एक बार देख लेते हैं कि ये क्या होता है। हमारे पास मान लो ये कोई है प्लाज्मिड या कोई डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, सर्कुलर, मैं आपको सर्कुलर का केस भी समझा रही हूँ और लीनियर का केस भी समझा रही हूँ। तो ये है हमारे पास कोई सर्कुलर डीएनए या ये है हमारे पास कोई लीनियर डीएनए। यहाँ पर ये जो ब्लैक वाले आप देख रहे हो ये लगे हुए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट्स। रेस्ट्रिक्शन साइट यानी कि क्या हो गया, ये वो साइट है जहां पर पर्टिकुलरली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो आकर के कट करेंगे। मान लो ये वाला है बैम H1 का जो रेड वाला है, ये जो ग्रीन वाला है ये है PVU1 का, ये भी PVU1 है, फिर ये ब्लैक वाला हो गया सपोज HINT3 का हो गया, ठीक है। तो जैसे मैं बैम H1 दूंगी तो एक कट वो यहाँ लगाएगा, एक यहाँ लगाएगा, जैसे मैं PVU1 दूंगी तो एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, HINT3 दूंगी तो एक कट यहाँ, एक कट यहाँ। तो ये तो हो गया सर्कुलर के केस में। लीनियर के केस में देखो, लीनियर यानी कि ये सीधा वाला जो है जो हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है और ये वाला मिलता है प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ पर भी सपोज करो ये वाली जो साइट है ये बैम H1 की है, ये वाली है PVU की और ये वाली है हमारे HIND3 की। तो जब भी मैं इसे कट करूंगी तो इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग साइज के, इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब मुझे इसको सेपरेट करना है तो मैं कैसे करूंगी, यहाँ पर ये दे दिया मैंने कैथोड और ये ले लिया मैंने एनोड। कैथोड क्या होती है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है वो, और इस साइड में मैं अपने जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है इसको यहाँ पर ये जो गड्ढे बने हुए इसे बोलते हैं वेल्स। इन वेल्स में मैं इस सारे डीएनए के सोल्यूशन को, मतलब ये जो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है इसका जो सोल्यूशन है इसको थोड़ा यहाँ डाल दूंगी, थोड़ा यहाँ डाल दूंगी, थोड़ा यहाँ डाल दूंगी, थोड़ा यहाँ डाल दूंगी, ठीक है। यानी कि कुछ फ्रैगमेंट्स को मैंने यहाँ पर अलग से सजा लिया है, ये जो लेन दी हुई है 1 2 3 4 और ये जो गड्ढे है जिसे हम वेल्स बोल रहे हैं यहाँ पर मैंने सजा लिया है। अब ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो ये किसकी बनी हुई है, एगरोस की। ये है एक एगरोस जेल मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स है वो रिजॉल्व होंगे। तो जो सबसे पहली वाली वेल है, मान लेते हैं यहाँ पर हमने सबसे बड़ा वाला फ्रैगमेंट दिया हुआ था, सबसे बड़ा वाला या तो ये होगा, ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, कोई एक साइज डिफरेंस होगा। तो जब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी दूंगी और ये रन करेगा, अब डीएनए कैसा होता है, डीएनए पे होती है नेगेटिव चार्ज, तो ये कहाँ पर मूव करेगा, टुवर्ड्स दी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। तो यहाँ पर मैंने दिया था डीएनए जो कि नेगेटिव है, ये मूव करेगा टुवर्ड्स दी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। तो जब मैं इसे रन करूंगी, सपोज मैंने रन किया इसे 30 मिनट्स के लिए, तो 30 मिनट्स के बाद मैं आकर के देखूंगी कि जो सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स मैंने यहाँ पर डाले थे अब वो अलग अलग साइज में सेपरेट हो गए। तो जो सबसे बड़े होंगे वो सबसे धीरे चलेंगे, सबसे बड़े हैं मतलब उस पे जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाओ, जितना ज्यादा उसका साइज होगा उतना ही ज्यादा उसका फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज द रेजिस्टिंग फोर्स, राइट। तो ये आपको क्या कर देगा, स्लो कर देगा। रेजिस्टिंग फोर्स यानी कि ये जो हमारा स्पीड है उसको स्लो कर देगा। तो स्पीड स्लो होगी तो जो सबसे बड़ा वाला फ्रैगमेंट होगा वो सबसे ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि उसने मूव ही बहुत कम किया है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, और जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी उतना जो उसका स्पीड है ट्रैवल करने का वो स्लो होगा, राइट। तो यहाँ पर आप जो देखिए सबसे बड़ा वाला डीएनए फ्रैगमेंट है ये ऊपर की तरफ ही है, ये अभी भी जहां पर डाला था वहां से इतना सही मूव किया है। लेकिन ये जो छोटे वाले फ्रैगमेंट्स है ये देखो यहाँ से यहाँ तक मूव कर गए, यानी कि जो सबसे ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा वो हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट, और जो सबसे ऊपर की तरफ रहेगा वो होगा सबसे बड़ा वाला फ्रैगमेंट। और इधर ही किसी एक साइड पे ये जो जैसे ये वाला जो आप देख रहे हो जहाँ पे हर एक साइज के बैंड्स है इसको बोलते हैं मार्कर। मार्कर यानी कि ये हमें बताता है कि ये वाला जो बैंड है इसका कितना साइज है, मतलब
सपोज यहाँ पर आया है 2 kb, ये वाला कितना होगा, ये हो जाएगा 1 kb, ये वाला हो जाएगा सपोज तुम्हारा जो 500 kb है वो है, ठीक है। तो ये सब मुझे बताएगा कि किसका कितना साइज है। जो स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे दूर तक आएगा, जो छोटा होगा वो, जो सबसे बड़ा होगा वो पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो नीचे होगा, ये हो जाएगा सपोज यहाँ पर 5 kb है, यहाँ पर 2 kb है, यहाँ पर 1 kb है। मैंने पहले उल्टा डायरेक्शन बता दिया, मतलब उल्टा बता दिया था साइज। यहाँ पर सबसे बड़े वाले रहेंगे और जो जितना नीचे आएगा वो उतना छोटा होगा। और यहाँ पर एक और चीज लिखी है आपके बुक में, द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग, यानी कि आप उसे स्टेन करने के बाद ही देख सकते हो। किससे स्टेन करोगे, इथिडियम ब्रोमाइड नाम का जो कंपाउंड है उससे। कैसा होता है वो होता है कार्सिनोजेनिक, इसलिए जब भी इसे यूज करते हैं ग्लव्स पहन के करते हैं। लेकिन इतने से में नहीं होगा, आप इसे नॉर्मल ट्यूबलाइट के अंदर नहीं देख पाओगे, इसे आप किसके अंदर देख पाओगे, यूवी लाइट के अंदर, ठीक है। यूवी लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है, उसमें हमें ये जो बैंड्स हैं ये ऑरेंज कलर के चमकते हुए बैंड्स दिखेंगे जब हम इसे यूवी लाइट पे एक्सपोज करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। यहाँ पर ए वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, बी वाली करेक्ट है, सी और डी दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए एंड बी ओनली। सी वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हम सेपरेट कर रहे हैं और जब हम उसे स्टेन कर रहे हैं इथिडियम ब्रोमाइड से, तो हम इसे विजिबल लाइट में देख सकते हैं, नहीं इसे विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, इसे यूवी लाइट में देख सकते हैं। और दूसरे में जहां पर लिखा है कि हम इसे यूवी लाइट में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्टेनिंग ही नहीं करी है, विदाउट स्टेनिंग, तो बिना स्टेनिंग के हम नहीं देख सकते। ओके, अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन डीएनए एट BAM-H1 साइट इन एन ई कोलाई वेक्टर PBR322 रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टुवर्ड्स, यानी कि ये जो BAM-H1 साइट है, अगर मैं इस जगह पर कोई अपना फॉरेन डीएनए डाल दूं तो कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा, कौन से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस जो मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी। देखो PBR322 के स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर है ओरी साइट, ओरिजिन मतलब जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। यहाँ पर है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये वाला जो पिंक वाला है, और ये वाला जगह जो है दैट इज BAM-H1, मतलब BAM-H1 पे मैं बाद में आ रही हूँ, ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब ये जो साइड्स दी हुई है ये दी हुई है अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। जैसे यहाँ पर आप एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में आपको मिलेगी एक PST1 की साइट, एक PU1 की साइट। ये जो ब्लू वाला रीजन है जहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, यहाँ पर आपको मिलेगी EcoR1 की, CLA1 की, HIND3 की। फिर आता है जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पे आपको एक तो BAM-H1 की मिलेगी और एक SAL1 की मिलेगी, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि अगर BAM-H1 साइट पे कोई फॉरेन डीएनए घुसा देते तो क्या होगा। अब मान लो मैं इस PBR322 को सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गया वो ओरी साइट, ये हो गया उसके बाद का ब्लू वाला जगह, ये हो गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन, फिर ये ब्लू वाली जगह जहां पर ये तीनों आते हैं, फिर ये जो पिंक वाली है ये है BAM-H1 वाली साइट, और ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो पिंक वाली आपको दिख रही है। इसी में इसके बाद ये ब्लू वाली जगह है ये, फिर ये ROP वाली है ये, और ये जो ब्लू वाली है वो ये वाली है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस था जीन का, हमें पता है कि हमारे पास जो भी डीएनए का सीक्वेंस होता है इससे आरएनए बनता है और इससे बनता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन हमारे कोई भी फंक्शन को पूरा करता है, राइट, हमारे सेल में जो भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस था, ATGC GATTC, ये जो पर्टिकुलर था ये बना रहा था कुछ mRNA, और इस mRNA से जो प्रोटीन बन रही थी दैट वाज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोटीन, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो टेट्रासाइक्लिन जो कि एक एंटीबायोटिक है उससे इस प्लाज्मिड को बचाए, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कुछ एक जीन सीक्वेंस इंसर्ट कर दी है। मान लेते हैं यहाँ पर इन्होंने ये ब्लैक वाली जो जीन है इसको इंसर्ट कर दी है BAM-H1 साइट पर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि BAM-H1 की साइट पर इन्होंने एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो BAM-H1 साइट है हमने यहाँ पर ये ब्लैक वाली जीन इसमें इंसर्ट कर दी है। तो बताओ अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो खराब हो गया, तो पहले जो चीज बन रही थी, जो डीएनए से mRNA बन रही थी और फिर उस mRNA से ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोटीन बन रही थी, अब वो नहीं बनेगी ना। यानी कि अब इस वाले प्लाज्मिड को अगर मुझे चेक करना है कि इसमें क्लोनिंग सही से हुई है या नहीं हुई है, तो मैं किसको यूज करूंगी, एम्पिसिलिन को यूज करूंगी, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस था वो तो गया। तो मैं क्या करूंगी कि अगर मैं चेक करूंगी, अगर मैं टेट्रासाइक्लिन दे रही हूँ तो क्या वो जिंदा बच रहा है। अगर वो बच रहा है यानी कि मेरी जो जीन है वो यहाँ पर घुसी ही नहीं है, तभी वो बच रहा है। अगर मैं यहाँ पर एम्पिसिलिन देती हूँ और टेट्रासाइक्लिन दोनों देती हूँ लेकिन मेरा बच जा रहा है,
यानी कि तभी भी नहीं हुआ है। मुझे चेक करना है कि टेट्रासाइक्लिन से मेरा जो रेजिस्टेंस मिल रहा था, रेजिस्टेंस मतलब क्या, प्रोटेक्शन जो मिल रही थी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से, वो अभी भी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर वो मिल रही है यानी कि क्लोनिंग नहीं हुई है, और अगर वो नहीं मिल रही है यानी कि जो हमने ब्लैक वाला जीन है उसे इस जगह पर घुसा दिया है BAM-H1 की साइट पर, और इसीलिए हमें अब टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है। अगर आपको ये जो पूरा चैप्टर है बायोटेक वाला, इसे अगर आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पढ़ना है तो मैंने इसे पढ़ा रखा है, आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर मैंने पूरे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाई है, तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि अगर यहाँ पर इस जगह पर कोई एक जीन हम इंसर्ट करते हैं तो कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे पास और नहीं रहेगी। तो देखिए BAM-H1 साइट केवल यहीं पर है जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि अब उसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टेट्रासाइक्लिन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप मुझे बता देना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।